मंजीत एक गरीब किसान था। वो गांव के सरपंच के यहाँ उनके खेतों में काम किया करता था। उसके घर में उसकी 4 बहनें थीं। माता पिता के निधन के बाद मंजीत ही अपनी बहनों का ख्याल रखता था। वो पूरी कोशिश करता था कि वो अपनी बहनों को कोई तकलीफ न होने दे। नूतन, राखी का त्योहार आने वाला है। भाई हमारे लिए पूरा साल कितनी मेहनत करते हैं। हमें कभी भी उन्होंने माँ बाबा की कमी का एहसास नहीं होने दिया। हाँ दीदी, आप बिल्कुल सही कह रही हो। राखी पर भी भैया हमें जैसे तैसे करके हमारी पसंद की चीजें दिला देते हैं। और देखो, खुद उसी फटे कुर्ते में राखी मना लेते हैं। हमारा भाई सबसे अच्छा भाई है। हाँ दीदी, नूतन दीदी बिल्कुल सही कह रही है। हर बार भाई हमें हमारी पसंद की चीजें दिलाते हैं। दीदी, क्यों ना इस बार ही हम लोग भाई के लिए उनकी पसंद की चीजें खरीदें। चारों बहनें अपने भाई से बहुत प्यार करती थी। मंजीत की पूरी कोशिश रहती थी कि त्योहार के दिन वो अपनी बहनों को खुश रखे। पूरे साल वो पैसे जोड़ कर रखता कि वो अपनी बहनों को नए कपड़े और मिठाइयाँ दे सके। राखी को आने में अभी पूरा 1.5 महीना बाकी था। चारों बहनें बैठकर सोचने लगती हैं कि आखिर में ऐसा क्या करे कि भाई के लिए वो बहुत कुछ कर पाए। सारी बहनें अपने जमा किए हुए पैसे गिनती हैं। सबके पास पैसे मिलाकर टोटल 1,000 रुपए होते हैं। ये तो बहुत ही कम पैसे हैं। इनमें भाई के लिए हम क्या खरीदें? हमें कुछ और सोचना होगा। दीदी, क्यों ना हम लोग काम करें। भाई को अगर पता चल गया कि हम चारों काम कर रही हैं तो हमारी जान ले लेगा। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। तो क्यों ना ऐसा करें कि हम भाई को पता ही ना लगने दें कि हम कुछ काम कर रहे हैं। गांव में एक शांति मौसी रहती थी। पता नहीं क्यों, पर सभी लोग उन्हें मौसी ही कहते थे। बड़ी भली औरत थी। वो शहर जाकर बहुत सारे कपड़े लाती थी, जिन पर गांव की औरतें कशीदाकारी या सितारे लगा दिया करती थी, जिससे उनकी कुछ आमदनी हो जाती थी। चारों बहनें अगले दिन मौसी के पास जाने की सोचती हैं। अगले दिन, मंजीत भाई, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आप अभी तक खेतों पर नहीं गए? नहीं, आज खेतों में कोई काम नहीं है। आज सरपंच जी ने थोड़ा लेट बुलाया है। उनके साथ शहर जाकर बीज लाने हैं, इसीलिए सोचा कि थोड़ी देर आराम ही कर लूं। अच्छा भैया, एक बात पूछूं मैं आपसे? हाँ, मेरी छोटी बहन, पूछना। माँ बाबा के चले जाने के बाद आपने बिल्कुल हमारा माँ बाप की तरह ख्याल रखा। भाई, आप हमारे लिए हमारी पसंद की हर चीजें लाकर दे देते हो। दिन रात इतनी मेहनत करते हो। बुरा नहीं मानना, लेकिन क्या आपको कभी किसी चीज की जरूरत महसूस नहीं होती? या कभी आपका दिल किया कि आपके पास में ये चीज होनी चाहिए? अच्छा चलो, मैं आसान शब्दों में पूछती हूँ कि आपको क्या पसंद है। तुझे पता है छुटकी, जब मैं छोटा था तो मुझे साइकिल लेने का बहुत शौक था। बाबा मेरे को हर बारी कहते थे कि अगले साल ले दूंगा। मैं बाहर दोस्तों से साइकिल मांगकर चलाता था, और बहुत बारी मेरे दोस्त मुझे साइकिल भी नहीं देते थे। कभी कभी मुझे बाबा पर बहुत गुस्सा आता था। धीरे धीरे मैं बड़ा हुआ, लेकिन मुझे कभी बाबा ने साइकिल नहीं दिलाई। और उनके जाने के बाद मुझे समझ में आया कि घर के कितने सारे खर्चे थे कि बाबा कभी साइकिल के लिए पैसे जोड़ ही नहीं पाए। तो भाई, आप साइकिल लेना चाहते थे? हाँ, मेरा बहुत दिल था कि मैं साइकिल चलाऊं और बहुत दूर दूर तक चलाकर घूम कर आऊं। चलो, अब बहुत देर हो गई है, मुझे काम पर जाना है। वो तो बस एक सपना ही रह गया। मंजीत के घर से चले जाने के बाद चारों बहनें उदास हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें पहली बार पता चला कि उनके भाई का भी कोई अरमान है। नयनतारा और चंदा दोनों शांति मौसी के यहाँ जाती हैं। देखो लड़कियों, काम तो मैं तुम्हें दे दूंगी, लेकिन काम मुझे टाइम पर चाहिए। फैक्ट्री वाले मुझसे सामान टाइम से लेते हैं, और जो टाइम पर काम करके देता है मैं उसे पैसे भी टाइम पर ही देती हूँ। मौसी, उसके लिए तुम बेफिक्र हो जाओ। हम 4 बहनें हैं और चारों बहुत मेहनती भी हैं। बस तुम हमें काम दे दो। ठीक है, तो मेरी बात सुनो लड़कियों। एम्ब्रॉयडरी वाले पीस के मैं तुम्हें 25 रुपए दूंगी, और सितारे लगाने वाले पीस के 20 रुपए। ठीक है मौसी, आप हमें दोनों तरह के पीस दे दो। ठीक है, मैं तुमको 10-10 पीस दे देती हूँ, और तुम्हें ये कल इसी टाइम तक वापस करने हैं। काम लेकर दोनों बहनें घर आ जाती हैं। तब तक नूतन और तारा भी काम खत्म कर चुकी थी। चारों बहनें बैठकर कपड़ों पर काम शुरू कर देती है, और काम करते करते उन्हें शाम हो जाती है। अरे वाह दीदी, देखो तो हम लोगों ने ये सारा काम शाम तक ही खत्म कर दिया। मुझे अब अफसोस हो रहा है। ये काम हम लोग करके भाई की कितनी मदद कर सकते थे। देखो ना दीदी, 450 रुपए का काम। कल मौसी से हम 40 पीस लाएंगे।
जल्दी जल्दी चारों बहनें सारा काम समेट कर छुपा देती हैं। तब तक मंजीत घर आ जाता है। भैया, बहुत देर लगा दी आज। हाँ, आज बहुत देर हो गई। शहर में ट्रैफिक बहुत था। ये लो, मैं तुम लोगों के लिए कलाकंद लेकर आया हूँ। अरे वाह भैया, ये तो आपने बहुत अच्छा किया, सच में। कितने महीने हो गए हमने कोई मिठाई नहीं खाई। वैसे भैया, आपको कौन सी मिठाई पसंद है? क्या बात है, आज सुबह से सिर्फ मेरे बारे में ही पूछा जा रहा है? हाँ, ऐसे ही भैया, सोचा कि आपसे भी हम पूछ लें। आप तो हमारे बारे में सब कुछ जानते हो। हमें कौन से कपड़े पसंद हैं, कौन सी मिठाइयाँ पसंद हैं, कौन सा खाना पसंद है। बस बस बहुत हो गया। वैसे मैं बता दूं कि मुझे पेड़े बहुत पसंद हैं। बचपन में माँ तुम लोगों को पेड़ा देने के बाद मुझे एक पेड़ा ज्यादा देती थी। अगले दिन मंजीत जब खेतों में काम करने के लिए चला जाता है, तब नयनतारा और नूतन जाकर मौसी को काम दिखाती हैं। अरे वाह, तुम चारों बहनों ने तो बहुत ही सफाई से काम किया है। कल तुम लोगों को काम देने के बाद मैं यही सोच रही थी कि अगर तुमने काम खराब कर दिया तो मेरी डबल मेहनत हो जाएगी। खैर, तुमने बहुत अच्छे से काम किया है। तुम तो चार चार बहनें हो, क्या तुम ज्यादा काम नहीं कर सकती? हाँ हाँ मौसी, क्यों नहीं कर सकते। आप जितना चाहो हमें काम दे सकती हो। देखो लड़कियों, तुम्हारा काम तो मुझे अच्छा लगा। वैसे मैं तुम्हें काम दे दूंगी, लेकिन ऐसा ना हो कि ज्यादा काम मिलने पर तुम मुझे ऐसे ही टरका दो। काम सफाई से करना है और कोई भी चीज खराब नहीं होनी चाहिए। मौसी, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। दोनों बहनें काम लेकर आ जाती हैं और फिर चारों बहनें काम शुरू कर देती हैं। मंजीत के आने से पहले ही सारी बहनें काम खत्म करके उसे छुपा देती हैं। अब ये चारों का रोज का काम हो गया था। जैसे ही मंजीत घर से बाहर जाता, चारों बहनें काम में लग जाती। देखते ही देखते एक महीना पूरा हो जाता है। महीना पूरा होने के बाद नयन तारा अपनी बहन तारा के साथ मौसी के यहाँ हिसाब करने जाती है। कमाल कर दिया तुम चारों बहनों ने तो। तुम्हें पता है, इस गांव की कम से कम 20 औरतें मुझसे काम लेकर जाती हैं। कोई 5,000 का काम करती है, कोई 7,000 का। लेकिन तुम चारों बहनों ने तो कमाल ही कर दिया। तुम सबने मिलकर 16,000 रुपए का काम किया है। क्या कहा मौसी? 16,000? मेरे कानों ने बिल्कुल सही सुना है ना? शांति मौसी नयनतारा को पैसे देती है और नयनतारा कांपते हाथों से वो पैसे पकड़ लेती है। नयनतारा और नूतन घर आते हैं और जैसे ही वो अपनी बहनों को बताती है कि उन्हें 16,000 रुपए मिले हैं, तो उन चारों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो भी काम करके पैसे कमा सकती हैं। अब चारों बहनें बहुत खुश थी। शाम को मंजीत जब घर आता है। अरे, मैं तो भूल ही गया था कि राखी का त्योहार आने वाला है। तो चलो, तुम चारों मुझे ये बताओ कि इस बारी तुम्हें राखी पर मुझसे क्या चाहिए? भैया, इस बारी हमें कुछ अलग चाहिए। हम चाहते हैं कि इस बारी आप हम लोगों के ऊपर फालतू खर्चा ना करो। फिर भी मंजीत कुछ पैसे निकाल कर नयनतारा को देता है और कहता है कि चारों बहनें अपने लिए नए कपड़े बनवा लो। देखते ही देखते राखी का दिन आ जाता है। पहले दिन जाकर चारों बहनें अपनी पसंद की राखी लाकर रख लेती हैं। अगले दिन सुबह सुबह मंजीत अपनी सब बहनों से राखी बंधवाने के बाद काम पर चला जाता है। चारों बहन बाजार जाकर अपने भाई के लिए एक अच्छी सी साइकिल पसंद कर लेती हैं और एक कुर्ता पजामा और अपने भाई की पसंद की मिठाई, 1 किलो पेड़े लेती हैं और सारी चीजें घर लाकर छुपा देती हैं। शाम को मंजीत काम से आता है। घर में घुसते ही अच्छे खाने की खुशबू आती है। क्या बात है, आज तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। क्या बनाया है खाने में? भाई, हमने सोचा कि आज त्योहार है, तो क्यों ना हम लोग मटर पनीर बनाएं। आपको बहुत पसंद है ना? हाँ बहन, मुझे बहुत पसंद है। अच्छा हुआ आज तुम लोगों ने कुछ अलग बनाया। तभी चारों बहनें अपने भाई से बोलती हैं कि वो आंखें बंद कर ले। आंखें बंद कर लूंगा तो खाना कैसे खाऊंगा? मंजीत आंखें बंद करके खड़ा हो जाता है। एक बहन जाकर साइकिल ले आती है और दूसरी बहन कुर्ता पजामा। दो बहनें एक थाली में खाना लगाती हैं और पेड़े रखती हैं। फिर चारों बहनें इकट्ठा मंजीत से बोलती हैं कि भाई आंखें खोलो। और मंजीत जैसे ही आंखें खोलता है, हैरान हो जाता है। साइकिल? ये ये तुम लोगों ने खरीदी है? ये तो बहुत महंगी आई होगी। तुम लोगों ने कब पैसे जोड़े और कब लेकर आए? क्या भाई, इतने सारे सवाल? जल्दी से ये कुर्ता पजामा पहन लो। मंजीत को अपनी आंखों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। वो अपनी बहनों के लाए हुए कुर्ते पजामे को पहनता है और फिर साइकिल को घर से बाहर निकालकर उस पर बैठकर उसे चला कर आता है। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे।
घर आने के बाद वो अपनी पसंद की मिठाई खाता है और सब भाई बहन बैठकर खाना खाते हैं। अच्छा, तो इसलिए इतने सारे सवाल जवाब मुझसे पूछे जा रहे थे। पर यह साइकिल बहुत महंगी आई होगी। मुझे मुझे सच सच बताओ। फिर चारों बहनें डरते डरते अपने भाई को सारी सच्चाई बता देती हैं और ये भी बता देती हैं कि अब वो चारों बहनें अपने भाई की मदद के लिए घर पर बैठकर ही काम करेंगी। भाई बस मना मत करना, कोई बुराई नहीं है, हम लोग मेहनत करते हैं। आखिर तुम अकेले कब तक सारा घर संभालोगे? हमें इस राखी पर बस आपसे यही चाहिए कि आप हमें यह काम करने की इजाजत दे दो। मंजीत अपनी सब बहनों को गले लगा लेता है और अगले दिन सुबह राखी पर मिली हुई साइकिल पर बैठकर वो सरपंच के यहाँ काम पर जाता है। जितेंद्र एक छोटे से गांव में रहने वाला लड़का था। उसके परिवार में उसकी माँ और बहन थी। उनके पास एक छोटी सी जमीन थी जो उसके बाबा से जमींदार ने हथिया ली थी और बाबा के गुजर जाने के बाद जितेंद्र को मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार को चलाना पड़ रहा था। तू खुद ही बता, 1 साल हो गया मुझे इस गांव में मेहनत मजदूरी करते। 2 टाइम की रोटी भी ढंग से नहीं कमा पाता। पर बेटा, गुजारा तो चल ही रहा है ना, क्यों जा रहा है इतनी दूर? हाँ भैया, मत जाओ, कल राखी का त्योहार भी है। हाँ तो मेरी छोटी बहन, मैं आज थोड़े जा रहा हूँ। तेरे से राखी बंधवाने के बाद ही जाऊंगा और तुझसे वादा है कि ढेर सारे पैसे कमा कर लाऊंगा तो तेरी शादी धूमधाम से करूंगा। अगले दिन सुबह बबीता अपने भाई जितेंद्र का टीका करके उसे राखी बांधती है। फिर सारा परिवार मिलकर खाना खाता है और जितेंद्र दोपहर की ट्रेन से शहर चला जाता है। शहर में उसका एक दोस्त किशोर रहता था। उसी से ही उसने काम की बात करी थी। स्टेशन पर किशोर उसे लेने आया होता है। आ गया मेरे दोस्त, घर पर सब ठीक है? हाँ यार, सब ठीक है। तू बता, तू कैसा है? इधर उधर की बातें करते हुए दोनों घर पहुंच जाते हैं। दोपहर के समय किशोर जितेंद्र को लेकर अपनी साइट पर जाता है और वहां मैनेजर से मिल पाता है। काम समझ में आ गया हो तो तुम कल से काम पर आ सकते हो। जितना भी सामान लोड होकर आएगा वो गिनती करके रखना है और सुबह शाम पूरी बिल्डिंग पर पानी का छिड़काव भी तुम ही करोगे। जी सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे काम समझ में आ गया है। मैं कल से काम पर आ जाऊंगा। किशोर ने जहां जितेंद्र को लगवाया था वहां पर एक बहुमंजिला इमारत का काम चल रहा था और ये कंपनी बिल्डिंग बनाने का ही काम करती थी। इस कंपनी के मालिक विजय सिंह बहुत ही अमीर आदमी थे। उनके घर में उनकी पत्नी सावित्री और बेटी कंचन थी। कंचन एक बहुत ही घमंडी लड़की थी जिसे अपने पिता के अमीर होने का बहुत घमंड था। वो किसी की भी बेइज्जती कर दिया करती थी। विजय सिंह कई बार अपनी बेटी को समझाते थे कि इस तरह से लोगों की इंसल्ट मत किया करो। अगले दिन से जितेंद्र काम पर आ जाता है। काम का पहला दिन होने के कारण वो काफी थक जाता है, लेकिन सारे काम को बहुत अच्छे से सीखता है। शाम के समय सबके चले जाने के बाद वो बिल्डिंग पर पानी का छिड़काव कर रहा था। तब किशोर उसके पास आता है। लगता है तूने मैनेजर की बात को सीरियसली ले लिया। अरे कौन देखने आ रहा है कि अब तूने पूरी बिल्डिंग में पानी डाला या नहीं डाला। छोड़ना, घर चलते हैं। नहीं यार, जो काम मिला है उसे पूरी ईमानदारी से करूंगा और मैं जानता हूं अगर मकान पर पानी न डाला जाए तो सीमेंट मजबूत नहीं होगा और अगर सीमेंट मजबूत नहीं हुआ तो ये बिल्डिंग कच्ची हो जाएगी और फिर मैं यहाँ एक मजदूर के तौर पर ही लगा हूँ। तू नहीं समझेगा, ये दिन के 400 रुपए भी मेरे लिए कितने मायने रखते हैं। गाँव में पूरे दिन मेहनत करने के बाद भी कोई 50 रुपए से 100 रुपए ही देता था। माफ कर दे यार, तू तो कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो रहा है। चल ठीक है, तू अपना काम खत्म करके कमरे पर आ जाना, तब तक मैं खाने के लिए कुछ बना लेता हूँ। दोनों दोस्तों ने मिलकर डिसाइड कर लिया था कि सुबह का खाना जितेंद्र और शाम का खाना किशोर बनाएगा। जितेंद्र फिजूल खर्ची बिल्कुल भी नहीं करता था। वो एक एक पैसा जोड़कर रखना चाहता था ताकि वो अपनी बहन की शादी कर सके। 1 महीना पूरा होने पर अब जितेंद्र को मजदूरी के पैसे मिलते हैं। यार किशोर, यहाँ कहीं आसपास डाक खाना है क्या? माँ को पैसे भेजने हैं। हाँ, पास ही में है, कल मेरे साथ चलना। उधर गांव में जब जितेंद्र के भेजे हुए पैसे मिलते हैं, माँ देखो ना, भैया ने पैसे भेजे हैं। मेरा बेटा वहां अनजाने शहर में दिन रात कितनी मेहनत कर रहा है। बबीता, बेटा सोच समझ कर पैसे खर्च करना। माँ, तू परेशान क्यों होती है? हम लोगों का आखिर इतना खर्चा ही क्या है? मुझे पता है भैया बहुत मेहनत कर रहे हैं। अरे अब तो मुझे भी सिलाई कढ़ाई का काम मिलने लगा है। हम भैया को सरप्राइज देंगे। हम उनका दिया हुआ सारा पैसा जोड़ कर रखेंगे।
धीरे धीरे 1 साल बीत जाता है। वो बिल्डिंग भी पूरी तरह तैयार हो चुकी थी। एक दिन उस बिल्डिंग को बनाने वाले मालिक विजय सिंह अपनी साइट पर अपनी बेटी के साथ तैयार बिल्डिंग को देखने आते हैं। कंचन भी बिल्डिंग देख रही थी। तभी जितेंद्र बहुत सारा सामान सर पर रखकर ऊपर की तरफ आ रहा था। वो कंचन को देख नहीं पाता और उसकी टक्कर उससे हो जाती है। धूल मिट्टी से भरा हुआ सारा सामान कंचन से टकराकर गिर जाता है, जिससे कंचन धूल मिट्टी में हो जाती है। अंधे हो, दिखाई नहीं दे रहा? बदतमीज, मेरे सारे कपड़े खराब हो गए। मेरे सर पर सामान था इसलिए मैं आपको नहीं देख पाया, लेकिन आपकी तो आंखें खुली थी ना। हाँ, और ये थप्पड़ आपने किस खुशी में रखा बहन जी? क्या कहा तुमने मुझे? बहन जी? ये जिस बिल्डिंग में तुम काम करते हो वो मेरे बाबा की है। अभी के अभी मुझसे माफी मांगो और मुझे मेम साहब बोलो। मैंने कोई गाली नहीं दी, तुम मेरी छोटी बहन जैसी ही लगी, इसलिए मैंने तुम्हें बहन जी बोल दिया। कंचन तो रुकने का नाम ही नहीं लेती। वो कुछ न कुछ बोले जा रही थी। तभी विजय सिंह वहां आते हैं और पूरा मामला समझकर कंचन को शांत कराते हैं। कंचन गुस्से में वहां से चली जाती है और अपने बाबा से बोलती है कि वो नीचे जाकर उनका इंतजार कर रही है। 2 दिन बाद राखी का त्योहार था। यार किशोर, ये पहला रक्षाबंधन है जब पहली बार मैं बबीता से राखी नहीं बंधवा पाऊंगा। देख, उसने राखी भेजी है, एक मेरे लिए और एक तेरे लिए। तो कोई बात नहीं भाई, हम एक दूसरे को राखी बांध लेंगे। तुझे पता है, नौकरी इतनी आसानी से नहीं मिलती। अभी हमारी नौकरी को ज्यादा समय नहीं हुआ है। त्योहार पर छुट्टी लेकर घर जाएंगे तो पीछे से किसी को भी रख लेंगे। हम जैसे मजदूर लोग या तो त्योहार मना सकते हैं या तो फिर अपना काम देख सकते हैं। मन छोटा मत कर, अगली राखी पर हम दोनों जरूर घर जाएंगे। और उधर गांव में मुंह क्यों लटका कर बैठी है बबीता? तूने राखी भेज दी, देख लियो, वो जरूर राखी पहन लेगा। पर माँ, भाई के बिना कितना सूना लग रहा है सब। गांव में सब कितने खुश हैं और एक मैं ऐसे उदास बैठी हूँ। काश भैया राखी पर आ पाते। पता नहीं उन्हें आज अच्छा खाना भी मिला होगा या नहीं। बेटा, अब क्या किया जा सकता है? परिवार का पेट पालने के लिए किसी न किसी को तो मेहनत करनी ही पड़ती है और परिवार से दूर भी जाना पड़ता है। कोई बात नहीं, जब वो वापस आएगा तब तू उसे राखी बांध लियो। उधर शहर में दोनों दोस्त अपने काम के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में देखते हैं तो रंग बिरंगा बाजार सजा होता है। जितेंद्र ने पहली बार शहर में त्योहार पर सजा हुआ बाजार देखा था। रंग बिरंगी राखियां हवा में लहरा रही थी और मिठाइयों की दुकान भी सजी हुई थी। उसे बबीता की बहुत याद आ रही थी। वो जेब में रखी हुई बबीता की राखी देखता है और फिर वापस उसे प्यार करके जेब में रख लेता है। फिर दोनों अपने काम की जगह पर पहुंच जाते हैं। आज बड़े साहब और उनकी नकचढ़ी बेटी कंचन भी आई हुई थी। ये लो भाई, आज तो ये मैम भी आई हुई हैं। जरूर किसी ना किसी मजदूर की शामत आई होगी। छोड़ यार, बड़े बाप की बेटी है, पैसों पर घमंड है उसे। सब लोग अपने अपने काम पर लग जाते हैं। कंचन जितेंद्र को देखते ही मुंह बनाकर वहां से चली जाती है और बिल्डिंग के नीचे आकर खड़ी हो जाती है। तभी उसकी एक दोस्त का फोन आता है। अब वो ईयरफोन लगाकर इधर से उधर टहलने लगती है। बिल्डिंग की बड़ी बड़ी खिड़कियों पर कांच के शीशे चढ़ाए जा रहे थे। जितेंद्र अपने किसी काम से जब नीचे आता है तो वो ऊपर देखता है। मजदूर कंचन को हटने के लिए आवाज लगा रहे थे क्योंकि उनके हाथ से शीशा छूट गया था। कंचन पूरी तरह फोन में खोई हुई थी। उसे किसी की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। जितेंद्र ये देखता है कि शीशा बस नीचे आने ही वाला था। वो भाग कर जाता है और कंचन को धक्का दे देता है। धक्का देते ही वो उसके ऊपर गिर जाता है। तभी वो शीशा नीचे आकर चकनाचूर हो जाता है और उसके कुछ टुकड़े जितेंद्र की पीठ और पैरों पर घुस जाते हैं। सब जगह अफरा तफरी मच जाती है। विजय सिंह और मजदूर नीचे आकर देखते हैं। मजदूर जितेंद्र को उठाते हैं। वो पूरी तरह लहूलुहान हो गया था। कांच के टुकड़े उसके शरीर में थे, पर कंचन को खरोंच तक नहीं आई थी। विजय सिंह जल्दी से उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर में जितेंद्र को लेकर जाया जाता है। काफी देर बाद आखिर में उसके शरीर में घुसे हुए कांच के टुकड़ों को निकाल दिया जाता है। तभी बाहर एक नर्स पैकेट लाकर कंचन को देती है। ये पेशेंट के कपड़े हैं। कंचन पैकेट को देखती है तो उसमें एक राखी भी होती है। तभी उसे याद आता है कि आज राखी का त्योहार है। देखा कंचन, जिस आदमी को तुमने उस दिन मामूली मजदूर समझकर थप्पड़ मारा था, आज उसने अपनी जिंदगी पर खेल कर तुम्हारी जान बचाई है। अब तुम खुद ही सोचो कि कौन बड़ा है और कौन छोटा। हाँ बाबा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। अगर वो आज मुझे धक्का देकर मेरी जान नहीं बचाता तो मैं मर जाती। मैं उसका एहसान कभी नहीं भूलूंगी।
शाम के समय जब जितेंद्र को वार्ड भेज दिया जाता है और अब वो होश में भी आ जाता है। आज तुमने बहुत बहादुरी का काम किया है जितेंद्र, तुम्हारी जान भी जा सकती थी। हाँ यार, आज मैं मर जाता तो मेरी माँ और बहन का क्या होता। मैंने कंचन जी को आवाज दी थी पर उन्होंने सुना ही नहीं, और उनको धक्का देने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं था। वो तो मुझ पर गुस्सा हो रही होंगी। तब कंचन और विजय सिंह वहां आ जाते हैं। मुझे माफ कर दो, उस दिन मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा और उसके बाद भी तुमने मेरी जान बचाई। थैंक यू सो मच भैया। कंचन के मुंह से भैया सुनकर जितेंद्र को बड़ा अच्छा लगता है। तब कंचन नर्स द्वारा दिए गए पैकेट में से बबीता की राखी निकालती है और जितेंद्र के हाथ पर बांध देती है, और जितेंद्र अपना हाथ उसके सिर पर रख देता है। मेरी प्यारी बहन, जिस तरह से मैं बबीता का सारी जिंदगी ख्याल रखूंगा, उसी तरह तुम्हारा भी। आज से मेरी दो दो बहनें हैं। और जब तक जितेंद्र हॉस्पिटल में रहता है, कंचन रोज अपने भाई का पता लेने आती और उसका बहुत ख्याल रखती है।